हेलो दोस्तों, आप लोगों के लिए एक और अच्छी वैकेंसी निकल के आ गई है जो कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट की है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। इसमें कुल कितने पद हैं, योग्यताएं क्या रखी गई हैं, इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, आयु क्या रखी गई है, कब से कितने एज वाले फॉर्म डाल सकते हैं, फीस कितनी रखी गई है, अंतिम इसकी डेट क्या है, कब से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और कितनी लास्ट डेट रखी गई है, सैलरी कितनी है और इसके एग्जाम पैटर्न, इसका सिलेबस क्या है, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप इस वीडियो में इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखिए, जैसे दिया हुआ है ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड। तो कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट रिक्वायरमेंट 2024-25 का ये बैचेस है। इसके हम शॉर्ट डिटेल मतलब फुल डिटेल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट्स क्या दिया हुआ है, एप्लीकेशन बिगेन मतलब फॉर्म भरने की प्रारंभिक डेट क्या है। तो इसकी फॉर्म भरने की प्रारंभिक डेट है 15 फरवरी से इसका फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। इसकी लास्ट तारीख क्या रखी गई है, तो लास्ट इसका डेट है 28 फरवरी की इसकी लास्ट डेट है। इसके पहले आप फॉर्म भर दें, नहीं तो लास्ट में क्योंकि सर्वर डाउन हो जाता है तो किसी भी फॉर्म भरना पॉसिबल नहीं रहता। एग्ज़ाम डेट क्या रखी गई है, तो एग्ज़ाम डेट इसके दो स्टेज में एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो फर्स्ट स्टेज कब से होगा, अप्रैल 2024 में रखा गया है। सेकंड स्टेज का मई 2024 में। एडमिट कार्ड कब अवेलेबल होंगे, तो एडमिट कार्ड इसके एग्ज़ाम के पहले 15 दिन या 1 महीने पहले एडमिट कार्ड इसके आ जाएंगे। एप्लीकेशन फ़ीस क्या रखी गई है, तो यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए क्या रखी गई, जनरल और पिछड़ा वर्ग के लिए क्या रखी गई है, 300 रुपये रखी गई है। एससी और एसटी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए कितना रखा गया है, तो इसके लिए 0 रुपये रखा गया। और इसमें फीमेल के लिए भी अगर वो एस टी के हैं तो 0 रुपये रखा गया है, और अगर जनरल ओबीसी और ओबीसी की हैं तो उनके लिए 300 रुपये रखा गया है। पेमेंट मेथड क्या है, पेमेंट अगर फॉर्म भरते हैं तो आप फॉर्म भरते समय पेमेंट कैसे कर सकते हैं, पेमेंट आप डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, किसी भी माध्यम से आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। एज लिमिट क्या रखी गई है, तो एज लिमिट इसका कब से काउंट किया जाएगा, तो 1/7/2024 मतलब 1 जुलाई 2007 से काउंट किया जाएगा। तो मिनिमम एज कितनी रखी गई है, इसकी मिनिमम एज 21 वर्ष रखी गई है, और मैक्सिमम एज कितनी रखी गई है, तो मैक्सिमम एज इसकी है 25 वर्ष रखी गई है। इंडियन इंडियन कोस्ट गार्ड CGCAT 2025 बैच वैकेंसी के डिटेल के बारे में चलिए बात कर लेते हैं कि कितनी वैकेंसी कहाँ क्या क्या डिग्री चाहिए और कौन कौन सी इसमें वैकेंसी निकली हुई है। दोस्तों, ज्वाइन इंडियन कोर्स गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा नोटिफिकेशन आया हुआ है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा। तो यहाँ पे देखिए कि कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा, एप्लीकेशन बिल भी एक्सेप्टेड, कब से कब ऑनलाइन फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा। तो जैसे हमने पहले ही बात किया हूँ कि फॉर्म 15 फरवरी से भरा जाएगा, और लास्ट डेट कब दी गई है, 28 फरवरी तक बात दिया हुआ है। तो ये हमने पहले ही बात कर ली है। चलिए हम बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या दिया हुआ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, जैसे जनरल ड्यूटी GD के लिए क्या दिया हुआ है, इसकी एज दी हुई है 21 से 25, सभी की एज 21 से 25 दी हुई है। और इसमें क्या 1 जुलाई 2024 से मतलब काउंट किया जाएगा, और 1 जुलाई 1999 जिनकी एज 1 जुलाई 1999 से 30 जून 2003 तक के बीच में है, तो उन्हीं का फॉर्म भरा जाएगा। इसके कौन जेंडर में कौन लोग भर सकते हैं, सिर्फ मेल। इसमें क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, तो इसमें किसी भी यूनिवर्सिटी द्वारा मिनिमम 60% का ग्रेजुएशन होना चाहिए, और 12th में क्या होना है, मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री में कितने 55 लगभग 55% होना चाहिए, 55% मार्क होना चाहिए। तीनों का मिलाकर कितना होना चाहिए, 55% मार्क्स होना चाहिए। चलिए टेक्निकल में देख लीजिए। टेक्निकल मैकेनिकल में वैकेंसी है। टेक्निकल मैकेनिकल में क्या दिया हुआ है, पोस्ट में इसकी भी एज 21 से 25, इसकी में क्या काउंट किया जाएगा, तो इसकी एज वही है, सेम दिया हुआ है 1 जुलाई 1999 से 30 जून 2023, इसके बीच जिनकी एज है वही फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है, इसको भी फॉर्म कौन भर सकता है, तो मेल भर सकते हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन रखा है, आपके पास कोई भी इंजीनियरिंग की डिग्री हो जिसमें मिनिमम कितने 60% मार्क्स होना चाहिए, मतलब डिग्री कितने परसेंट की होनी, 60% मार्क्स होना चाहिए मैकेनिकल वालों के लिए। चलिए एक और है, जैसे टेक्निकल इलेक्ट्रिकल के लिए निकली हुई है, तो इसका भी वही रखा हुआ है, इसको आप देख लेना।
इसमें भी क्या है, इसमें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में कितने होना चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। और मैथ में क्या होना चाहिए, यहाँ पे दिया हुआ है देखिए, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में कितने अंक होना चाहिए, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री का तीनों को मिला के कितना होना चाहिए, 12th में 55% होना चाहिए। ये देखिए हमने बात कर लिया है। यहाँ पे वैकेंसी की बात कर लेते हैं। वैकेंसी की बात देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है वैकेंसी मिनिमम 40 से 50 वैकेंसियाँ रहती हैं, तो इसलिए यहाँ पे वैकेंसी की डिटेल नहीं दिया गया है कि जनरल के लिए कितनी है और एसटी के लिए, ओबीसी के लिए कितनी वैकेंसी है। मिनिमम 50 वैकेंसियाँ आती हैं इसकी। यहाँ पे देखिए हमने बात कर लिया है कितने स्टेज में पेपर होता है, तो यहाँ टोटल 5 स्टेज में पेपर होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट स्टेज में पेपर दिया है कि हमने बात कर लिया है कि पेपर में क्या क्या कैसा आता है। इसमें देखिए टोटल यहाँ पे दिया है क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आते हैं, 2 आवर्स का पेपर होता है। और इसके बाद क्या होता है, पेपर फर्स्ट स्टेज होता है। इसके बाद पेपर के बाद क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन होता है, जैसे दिया हुआ है नॉर्मलाइजेशन होता है। इसके बाद क्या होता है, सेकंड स्टेज में वही जैसे हमने बात किया, सेकंड स्टेज में दिया है प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड होता है। थर्ड स्टेज में क्या होता है, इसके बाद डॉक्यूमेंट, थर्ड स्टेज में क्या होगा, थर्ड स्टेज में यहाँ पे देखिए थर्ड फाइनल सेक्शन बोर्ड होता है। फाइनल सेक्शन बोर्ड में क्या होता है, लास्ट चौथा होता है मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। और फिफ्थ स्टेज होता है लास्ट स्टेज जो हमारा इंडक्शन होता है। इसके बाद 7वें में क्या होता है, रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो जाता है, जो रिजल्ट आता है और मेरिट लिस्ट बन जाती है। फॉर्म को अप्लाई कहाँ से करना है, तो यहाँ पे दिया हुआ है फॉर्म को अप्लाई करना है। यहाँ पे दिया हुआ है देखिए 15 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और ये इस वेबसाइट द्वारा भरा जाएगा। और ये सब हमने बात कर लिया है पहले ही। यहाँ पे देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, तो यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट कौन, 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है, ग्रेजुएशन पोस्ट करना है, ओरिजिनल प्रोविजनल सर्टिफिकेट डिग्री पोस्ट करना है। यही सब डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड करने हैं। चलिए एग्जाम पैटर्न सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके 5 स्टेज होते हैं। फर्स्ट स्टेज क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है। सेकंड स्टेज होता है प्रिलिमिनरी सेक्शन बोर्ड होता है। थर्ड स्टेज क्या होता है, फाइनल सेक्शन बोर्ड होता है। फिफ्थ स्टेज क्या होता है, फिफ्थ स्टेज में इसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है और फिफ्थ स्टेज में इंडक्शन किया जाता है। इसके टोटल 5 स्टेज होते हैं एग्जाम के। मतलब पहले में स्क्रीनिंग किया जाता है, प्रिलिमिनरी किया जाता है, फाइनल सिलेक्शन बोर्ड किया जाता है, फिर मेडिकल इसका चेकिंग होती है और लास्ट में इंडक्शन किया जाता है। चलिए इसके सिलेबस में देख लेते हैं क्या पेपर में क्या क्या कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं। तो पेपर में इसके पहला सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश के क्या आते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग और न्यूमेरिकल के कितने आएंगे, इसके भी 25 क्वेश्चन आते हैं। जनरल साइंस और मैथमेटिक्स के कितने आते हैं, 25 आते हैं। और जनरल नॉलेज के कितने आते हैं, 25 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन का कितने 4 नंबर मिलते हैं, तो जिस प्रकार से कितना हो जाता है, 400 नंबर हो जाते थे। मतलब प्रत्येक हर सब्जेक्ट में क्या होता है, 100 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जिनमें टाइम कितना दिया है, टाइम 2 आवर से दिया गया है। इसमें कुछ पासिंग मार्क रखा गया है। अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको कितने मार्क्स चाहिए, 200 मार्क्स चाहिए। और अगर एससी एसटी हैं तो कम से कम 180 मार्क्स चाहिए पासिंग मार्क के लिए। और इसमें क्राइटेरिया रखी गई है, अगर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस हैं तो हर सब्जेक्ट में आपको 50 मार्क्स चाहिए। और अगर एससी एसटी हैं तो आपको 45 मार्क्स चाहिए हर सब्जेक्ट में। एग्जाम पैटर्न सिलेबस, इसमें देखिए प्रमोशन कैसे होता है। प्रमोशन की बात कर लेते हैं, कौन कैसे प्रमोशन होता है। तो जैसे असिस्टेंट कमांडेंट है, अंडर प्रोविजन के हैं, तो असिस्टेंट जब कमांडर कितने साल में बन जाते हैं, वो 2 साल में बन जाते हैं। अगर असिस्टेंट कमांडेंट है, डिप्टी कमांडेंट कितने साल में बन जाते हैं, तो ड्यूटी के 6 साल बाद बन जाते हैं। और डिप्टी कमांडेंट से कमांडेंट जो जेजी होता है वो कितने साल बनते हैं, तो 11 साल ड्यूटी करने के बाद वो क्या बनते हैं, कमांडेंट जेजी बनते हैं। जो कमांडेंट जेजी होते हैं वो कमांडेंट कब बनते हैं, तो 15 साल में कमांडेंट बन जाते हैं। और जो कमांडेंट होंगे, कमांडेंट क्या डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल बनते हैं कितने साल में, 20 साल में बन जाते हैं। और जो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल होते हैं वो इंस्पेक्टर जनरल कितने साल में बनते हैं, 24 साल में बनते हैं। और जो इंस्पेक्टर जनरल होते हैं वो एडिशनल डायरेक्टर जनरल कब बनते हैं, 24 साल, उसी एज में बनते हैं। अपना अपना क्राइटेरिया है। और एडिशनल डायरेक्टर जनरल जो होते हैं वो डायरेक्टर जनरल कब बनते हैं, वो भी 24 साल में बनते हैं। और हर जनरल की अलग अलग सैलरी होती है, जिनकी पोस्ट होती है उनकी अलग अलग सैलरी होती है। तो चलिए सैलरी वेतन की बात कर लेते हैं कि इसका वेतन कितना है। तो वेतन क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो वेतन क्राइटेरिया में क्या है, असिस्टेंट जो कमांडेंट होता है उसकी सैलरी कितनी होती है, 56,000
₹56,100 होती है। कितनी होती है? 56,100 होती है। और डिप्टी कमांडेंट की कितनी होती है? डिप्टी कमांडेंट की होती है ₹67,700 होती है। कमांडेंट जो जेजी होता है उसका कितना होता है? ₹78,800 होता है। कमांडेंट की कितनी होती है? कमांडेंट की होती है ₹1,23,100 होती है। और डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल की कितनी होती है? तो 1,31,100 होती है। और इंस्पेक्टर जनरल की कितनी होती है? तो 1,44,200 होती है। एडिशनल डायरेक्टर जो जनरल होता है उसकी कितनी होती है? 1,82,200 होता है। और डायरेक्टर जो जनरल होता है इसकी कितनी होती है? 2,05,400 होती है। इस प्रकार हमने वेतन की बात कर ली, कौन से मतलब कितने कैटेगरी में कितना वेतन मिलता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।